स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं 1945 के यूरोप में एक अमेरिकन बिजनेसमैन सैम के साथ, जो उस वक्त यूरोप को मशीनरी बेचने का काम करता था। तो भाई वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और यूरोप की हर फैक्ट्री, रेल, मार्केट वर्ल्ड वॉर 2 ने तबाह कर दी थी। फ्रांस की करेंसी फ्रैंक 30% तक गिर गई। जर्मनी का रीट्समार्क तो कचरे के भाव बिकता था उस टाइम। अब जर्मनी का करेंसी रीट्समार्क इतना गिरा कि लोगों ने अपनी करेंसी खुद ही रीइन्वेंट कर ली और नाम रखा गया लकी स्ट्राइक। लेकिन क्या था ये लकी स्ट्राइक? तो ये ना एक फेमस अमेरिकन सिगरेट का ब्रांड था जो सोल्जर्स अमेरिका वाले अपने साथ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूरोप में लाए थे। अब अगला सवाल कि भाई क्यों चलेगी सिगरेट करेंसी? तो देखो, गोल्ड या पेपर मनी की जगह सिगरेट्स का रियल वैल्यू हुआ करता था। लोग उसको स्मोक कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। एक वक्त में तो उस टाइम के ऊपर जर्मनी में एक ट्रैक्टर 2000 लकी स्ट्राइक पैक्स का बिका। अब सैम भाई साहब अपने उनके लिए प्रॉब्लम था कि भाई उसके पास मशीनरी तो थी बेचने के लिए, पर यूरोप के कस्टमर्स के पास सिर्फ सिगरेट मनी थी। वो उसको वापस अमेरिका में ले जाके क्या ही करता। अब ये जो इकोनॉमिक जंगल है, इसको कंट्रोल करने के लिए दुनिया को एक नए सिस्टम की जरूरत थी। अब ब्रेटन वुड्स की कहानी यही से शुरू होती है। तो 1944 की गर्मियों में 44 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स, और हाँ इसमें यूएसएसआर भी इंक्लूडेड था, ये लोग एक छोटे से हिल स्टेशन ब्रेटन वुड्स, जो कि न्यू हैम्पशायर में है, वहां पे जमा होते हैं। पर क्या आप जानते हैं, ये वेन्यू माउंट वॉशिंगटन होटल को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये इतना रिमोट था कि स्पाइस को कॉन्फ्रेंस की लीक्स रोकना आसान हो जाता। अब वर्ल्ड वॉर 2 अभी खत्म नहीं हुआ था, डी-डे को भी अभी 20 दिन बचे थे। लेकिन इन सबके बावजूद अलाइज को यह पता था कि वॉर चाहे खत्म हो या ना हो, इकोनॉमिक वॉर अभी बाकी है। अब इस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन के सुपरस्टार इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया, और उस आइडिया का नाम था बैंकोर, जो आज के बिटकॉइन जैसी एक ग्लोबल डिजिटल करेंसी होती। लेकिन अमेरिका ने यह आइडिया कुचल दिया, क्योंकि यूएसए के पास उस टाइम के ऊपर दुनिया का 70% गोल्ड, यानी कि 574 मिलियन आउंसेस था। अब यूरोप ने तो अपना जितना भी सोना था वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएसए से आर्म्स खरीदने के लिए उसको बेच दिया था। यहां पे आपको फन फैक्ट भी बताता हूं कि देखो, यूएसएसआर ने कॉन्फ्रेंस जरूर अटेंड करी थी, लेकिन आखिर में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ज्वाइन नहीं करा। और इसी मोमेंट से आपकी कोल्ड वॉर की जो आइडियोलॉजिकल वॉर है वो भी शुरुआत होती है। तो भाई अपने सैम के लिए बदलाव आया। ब्रेटन वुड्स के बाद ये तय हुआ कि भाई हर करेंसी का जो भाव है वो डॉलर के मुकाबले निकाला जाएगा, और डॉलर के भाव को गोल्ड से लिंक कर दिया गया, जिसमें 1 आउंस सोने के बराबर $35 को रखा गया। अब यूरोप के साथ जो ट्रेड था वो अपने भाई साहब का प्रेडिक्टेबल हो गया, लेकिन ये प्रॉमिस जो था, या गोल्डन प्रॉमिस जो था, इसमें एक बड़ा धोखा छुपा हुआ था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूरोप की जो इकोनॉमीज थी वो बर्बाद हो चुकी थी। जर्मनी ने फ्रांस जैसे देशों का जो गोल्ड था वो लूट लिया, और ब्रिटेन ने अपना 90% गोल्ड यूनाइटेड स्टेट्स को बेच दिया था आर्म्स एंड वेपन्स खरीदने के लिए। अब ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंदर यूएसए ने ऑफर किया, बोला कि भाई आप गोल्ड हमारे फोर्ट नॉक्स में रखो, हम डॉलर का भाव गोल्ड से लिंक करेंगे, और आप डॉलर को अपनी करेंसी का बैकअप बना लो। अब यूरोप करता क्या करता, तो यूरोप ने इस बात को मान लिया। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली, सबने अपना गोल्ड यूनाइटेड स्टेट्स में भेज दिया। अब उसका नतीजा ये हुआ कि 1950s में अमेरिका ने फोर्ट नॉक्स दुनिया का सबसे सिक्योर गोल्ड वॉल्ट बनाया। यूरोप का गोल्ड फोर्ट नॉक्स में पार्क हो गया, लेकिन टेक्निकली जब वो गोल्ड यूएस में है, वो यूएस की बैलेंस शीट में असेट दिखाया जाता। तो इसलिए 1960s तक फोर्ट नॉक्स का 50% गोल्ड यूरोप का था, पर ऑफिशियली वो यूएस का असेट था। अब अगर हम इस बात को भी देखें कि भाई यूरोप ने क्यों अपना सोना यूएसए में रखा, तो देखो इसके 3 मेजर फैक्टर्स हैं। सबसे पहला ट्रस्ट फैक्टर, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस एकमात्र स्टेबल सुपर पावर था। दूसरा, यूरोप को लगा कि गोल्ड फोर्ट नॉक्स में सेफ रहेगा। और तीसरा, कन्वीनियंस की भी अगर हम बात करें तो डॉलर ग्लोबल करेंसी बन चुका था। अब यूरोप के बैंक्स को डॉलर रिजर्व्स चाहिए थे, और गोल्ड फोर्ट नॉक्स में रखना आसान था। एंड हालांकि ये बात भी बोली जाती है कि यूएस ने यूरोप को मार्शल प्लान के थ्रू वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रिकंस्ट्रक्शन में एड दी, जो कि डॉलर्स में थी। लेकिन साथ ही एक शर्त भी लगाई कि भाई आप अपना गोल्ड अगर हमारे पास रखोगे तो ये मदद आपको तभी मिलेगी। अब अमेरिका का ये मास्टर स्ट्रोक ब्रेटन वुड्स, इसके पीछे का अगर हम गेम प्लान समझे तो उसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कोल्ड वॉर का मूव, यूरोप को इकोनॉमिकली स्टेबल रखो ताकि वहां पे जो कम्युनिज्म है वो फेल हो। सैम की मशीनरी एक्सपोर्ट्स ने यूरोप को रीबिल्ड करने में मदद करी। दूसरा, सॉफ्ट पावर का जन्म, डॉलर ग्लोबल रिजर्व बना तो हॉलीवुड, जीन्स, कोका कोला दुनिया भर में बिकने लगे।
सैम के प्रोडक्ट्स के साथ साथ अमेरिकन लाइफस्टाइल भी एक्सपोर्ट हुआ। और तीसरा, गोल्ड का घमंड। अब यूएस को पता था कि गोल्ड रिजर्व्स अगर नहीं होंगे तो भाई कोई मेरे डॉलर पे भरोसा ही नहीं करेगा। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ब्रेटन वुड्स में इंडिया जो उस टाइम के ऊपर ब्रिटिश राज के अंदर शामिल था, उसने भी पार्टिसिपेट किया था। और 1947 में आजादी के बाद इंडिया ने अपना पहला नोट छापा किंग जॉर्ज 6 की फोटो के साथ। तो अब इसके बाद अगले स्टेप पे बढ़ते हैं कि ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था जिसको इतनी अच्छे से डिवाइस करा गया, इसका फाइनली कोलैप्स हो गया। अब ये सिस्टम कोलैप्स कैसे हुआ? तो बेल्जियम के इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट ट्रिफिन का एक पैराडॉक्स है। ये कहता है कि अगर एक कंट्री की करेंसी रिजर्व करेंसी बन जाए तो उसे अपने ट्रेड डेफिसिट को इंटेंशनली मेंटेन करना पड़ेगा। ये वही बात कर रहे हैं कि हमें सरप्राइज लगता है यूएसए बीइंग द लार्जेस्ट इकोनॉमी अपने आप को हमेशा ट्रेड डेफिसिट में क्यों रखता है। व्हाई यूएस इज ट्रेड डेफिसिट? हमेशा बात होती है कि भाई सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट। तो इसका मतलब यह है कि यूएसए को ज्यादा डॉलर्स सर्कुलेट करने के लिए अपने इंपोर्ट्स को एक्सपोर्ट से ज्यादा रखना पड़ेगा, ताकि बाकी देशों से जब वो एक्सपोर्ट्स खरीदे उनकी पेमेंट उनको करे तो उससे दुनिया के पास ज्यादा यूएस डॉलर की सप्लाई बनी रहे। ये गेम प्लान है उसके पीछे का। अगर अभी भी आपको ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है तो आइए एक बार इसका रिवर्स सिनेरियो देखते हैं। सबसे पहले, अगर यूएस सिर्फ अपने गोल्ड रिजर्व्स के हिसाब से लिमिटेड डॉलर सर्कुलेट करता तो दुनिया के पास ट्रेड करने के लिए सफिशिएंट डॉलर्स नहीं होते। सेकंड, डॉलर की लिमिटेड सप्लाई के कारण ग्लोबल ट्रेड ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता। कंट्रीज को ट्रेड सेटल करने के लिए बार्टर या फिर मल्टीपल करेंसीज यूज करनी पड़ती, जिसमें काफी रिस्क और इनएफिशिएंसी एसोसिएटेड होती, तो कोई डॉलर को लेता ही नहीं। लेकिन जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही यहां भी एक ट्विस्ट था कि भाई अगर अब आप ज्यादा डॉलर प्रिंट करोगे तो उससे डिमांड सप्लाई के हिसाब से उनकी वैल्यू गिरने लगेगी। जैसे एक डमरू चलाने वाला अपने हाथ से ही थक जाता है। अब अमेरिका फंस गया अपने ही जाल में, लेकिन अमेरिका बीइंग अमेरिका उसने दबा के डॉलर प्रिंट करे। 1950 में यूएस ने कोरिया पर एक ऐसी जंग की शुरुआत करी जो 3 मिलियन कोरियंस की मौत का कारण बनी और कोरिया के नॉर्दर्न कोरिया के 80% बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये जंग के खर्च को कवर करने के लिए यूएस ने और ज्यादा डॉलर्स प्रिंट करने शुरू करे, जिससे डॉलर का गोल्ड से जो पेग था, जो उसको लिंक करा गया था, वो कमजोर होता गया। अब वॉर के खर्चे और डोमेस्टिक वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए यूएसए ने एक्सेसिव करेंसी प्रिंटिंग शुरू कर दी। तो जितने ज्यादा डॉलर सर्कुलेट होते उतना ही ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स पे प्रेशर बढ़ता। लेकिन गोल्ड रिजर्व्स थे लिमिटेड भाई। अब 1960s तक यूएसए के गोल्ड रिजर्व सिर्फ 10 बिलियन डॉलर के आसपास रह गए, जबकि मार्केट में 50 बिलियन यूएस डॉलर सर्कुलेट कर रहे थे। यानी हर सर्कुलेटिंग डॉलर के पीछे असली गोल्ड नहीं था। अब गोल्ड बैक्ड डॉलर होने का मतलब था कि हर इशूड डॉलर गोल्ड से बैक होना चाहिए, लेकिन यूएसए का फिस्कल डिसिप्लिन टूट गया। ऐसे में जब कंट्रीज को इस बात का एहसास हुआ तो 1965 में फ्रांस के प्रेसिडेंट चार्ल्स डी ग्वाले ने शोर मचाया। यूएसए अपने वियतनाम वॉर के कर्ज चुकाने के लिए हमारे गोल्ड को इस्तेमाल कर रहा है, ये स्टेटमेंट थी उनकी। अब उसने यूएसए को बोला कि भाई ये लो अपने डॉलर्स और मुझे तुम 1 आउंस गोल्ड $35 के बदले वापस दे दो, और मेरा इस हिसाब से 3000 गोल्ड बनता है, वो मुझे वापस चाहिए। अब यूएसए ने जब काफी जद्दोजहद के बाद गोल्ड दिया तो भाई दुनिया को पता चला कि फोर्ट नॉक्स में इतना गोल्ड है ही नहीं, बचा ही नहीं कि वो सबको जितने डॉलर्स उसने सर्कुलेट करे हैं उनको बदले में वापस दे सके। अब फ्रांस के बाद ब्रिटेन और दूसरी कंट्रीज ने भी एग्रेसिवली डॉलर रिडम्पशन पॉलिसीज शुरू कर दी। अब 1960s के आखिर में जब फोर्ट नॉक्स के गोल्ड रिजर्व्स रैपिडली डिप्लीट हो रहे थे तो ये रिपोर्ट पब्लिक होते ही अमेरिकन लोग और बैंकर्स में भी कंसर्न बढ़ने लग गया कि भाई अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो यूएसए के पास गोल्ड रिजर्व्स बचेगा ही नहीं, और वो भी बैंक्स के पास पहुंच जाते हैं अपने डॉलर्स के बदले गोल्ड को लेने के लिए, जिससे यूएसए के लिए ये इंपॉसिबल हो गया कि वो इतना ज्यादा सर्कुलेटिंग डॉलर्स को गोल्ड से बैक कैसे करे। और यही था ब्रेटन वुड्स सिस्टम की मौत का कारण। 1971 में निक्सन ने डॉलर को गोल्ड के अगेंस्ट पैक करना ऑफिशियली बंद कर दिया और ब्रेटन वुड्स सिस्टम फाइनली कोलैप्स हो गया। लेकिन इस सबके पीछे जो सिनेरियो था वो सिनेरियो था द निक्सन शॉक। वो 3 दिन जिन्होंने दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया। दोस्तों, 13 अगस्त 1971 को यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन एक टॉप सीक्रेट मिशन पर कैंप डेविड पहुंचते हैं। उनके साथ थे 6 एडवाइजर्स और 9 सीनियर स्टाफ मेंबर्स। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि यह मीटिंग इकोनॉमिक हिस्ट्री को फॉरएवर बदल के रख देगी। एचआर हेडलमैन, निक्सन का चीफ ऑफ स्टाफ, उसने सबको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए थे कि नो कॉल्स, नो लीक्स, नॉट इवन टू योर वाइफ्स। क्या बात थी जो इतनी छुपाई जा रही थी? दरअसल डॉलर और गोल्ड का रिश्ता टूटने वाला था। यह सुनकर एडवाइजर कहता है कि भाई सर, अगर हम गोल्ड को डॉलर से यूनाइट नहीं करेंगे तो फ्रांस और जर्मनी हमारा सारा गोल्ड ले जाएंगे। यूएसए के पास 22% गोल्ड बचा है,
जो फॉरेन क्लेम्स को कवर करने के लिए काफी नहीं है। तो निक्सन उन्हें हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते कि भाई तो देखो, अगर वो ऐसा करेंगे तो हम उन्हें शॉक देंगे। रूजवेल्ट ने 1993 में बैंक्स बंद किए थे, हम 1971 में ब्रेटन वुड्स को तोड़ देंगे। 15 अगस्त की रात 46 मिलियन अमेरिकन टीवी के सामने थे। निक्सन ने कहा, अमेरिका अब गोल्ड की कमी से आजाद है, डॉलर अब फिएट करेंसी बन गया है, मतलब इसकी वैल्यू अब गवर्नमेंट का वर्ड और मार्केट के भरोसे रहेगी, ना कि गोल्ड के अगेंस्ट। ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो 1944 से करेंसीज को स्टेबलाइज कर रहा था वो खत्म, पर ये सिर्फ शुरुआत थी। इसे सुनने के बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट पोम्पिडो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि निक्सन ने हमें धोखा दिया है, डॉलर अब फूल्स गोल्ड है। जापानीज फाइनेंस मिनिस्टर भी पैनिक कर गए। उन्होंने कहा कि येन की वैल्यू गिर जाएगी, हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस कंप्लीट तरीके से खतरे में है। क्या यही फायदा हुआ हमें अमेरिका के साथ दोस्ती का? लेकिन असली सुनामी तो डेवलपिंग कंट्रीज पर आई। ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश जो डॉलर पे डिपेंडेंट थे, अब डेट ट्रैप में फंस गए। क्यों? क्योंकि उनके लोन्स डॉलर में थे, लेकिन उनकी लोकल करेंसीज जो थी वो फ्री फॉल में आ गई। अब अर्जेंटीना का एग्जांपल, 1975 तक $1 10 पीसोस का था, 1989 तक $1 10,000 पीसोस, और फिर मामला खत्म हो गया। सोचिए, क्रूड ऑयल का अगर एक बैरल का रेट $75 था तो वो पहले 750 पीसों में आता था, वही अब 7.5 लाख पीसों का था। अब गवर्नमेंट्स ने सॉल्यूशन निकाला कि भाई इसका करें क्या। अर्जेंटीना गवर्नमेंट सेट कि भाई ज्यादा पीसो छापो, लेकिन ये शॉर्टकट उन्हें उल्टा पड़ गया। ब्राजील में इन्फ्लेशन 1000% पे पहुंच गई, अर्जेंटीना में 5000% पे पहुंच गई। आम आदमी की जो सेविंग्स थी वो रात भर में कागज के टुकड़ों में बदल गई। ये सब हुआ अमेरिका की वजह से। अब रोटी जो 1 पीसों की थी वो आज 100 पीसों की हो गई। अब लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, सुपरमार्केट्स को लूटा गया, अर्जेंटीना का फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स के एज पर पहुंच गया। क्या आप जानते हैं, अर्जेंटीना के लोग पैसों से उस वक्त वॉलपेपर चिपकाने लगे थे क्योंकि वो कचरे से भी सस्ते थे। अब ब्रेटन वुड्स के कोलैप्स ने करेंसी रिस्क को जन्म दिया। एक्सपोर्टर्स के लिए अब हर डील एक कैसीनो गैम्बल बन गया था। समझो, जापान का एक कार कंपनी डॉलर में डील करती है। इसे समझिए, मान लीजिए जापान का एक कार कंपनी है जो डॉलर में डील करता है, लेकिन येन की वैल्यू अप डाउन होने से प्रॉफिट 0 से 0 हो जाएंगे। इसीलिए आज तक कंट्रीज करेंसी डेरिवेटिव्स में करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं। ये सब निक्सन शॉक की देन है। पर जब सब चीजों को डीलिंक करने का फैसला लिया जा रहा था, तब निक्सन के मन में एक डर आया कि भाई डॉलर और गोल्ड को डीलिंक करने के बाद कौन सी ऐसी एक चीज होगी जो डॉलर की वर्थ को फ्लोटिंग मार्केट में भी मेंटेन करके रखेगी, जहां अब सब डिमांड सप्लाई पे ही चलेगा। अमेरिका बीइंग अमेरिका सॉल्यूशन लेके आ गए। अब इसके बाद अगली कहानी आती है द फेमस पेट्रो डॉलर की, जो इस क्वेश्चन का आंसर था। वो सीक्रेट याच मीटिंग जो अमेरिका को सुपर पावर बना दी। क्या आप जानते हैं इसको? अमेरिका ने 1971 के निक्सन शॉक और 1974 के पेट्रो डॉलर को मिलाकर एक प्लान बनाया था। डॉलर को ऑयल से जोड़ो, दुनिया को कंट्रोल करो, और वो 70 साल तक चला। अब डेफिनेटली चाइना और रशिया डिजिटल युआन गोल्ड बैक्ड रूबल से इसको चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अभी भी उसी सिनेरियो से डॉलर की हेजेमनी आज तक मेंटेन्ड है। तो दोस्तों, अब अगर हम पेट्रो डॉलर की कहानी की बात करें तो ये कहानी एक सीक्रेट याच मीटिंग से शुरू हुई, जिसने दुनिया की इकोनॉमी का रिमोट कंप्लीट तरीके से अमेरिका को दे दिया। आज जब रशिया चाइना डॉलर फ्री ट्रेड कर रहे हैं तो लगता है कि ये सिस्टम भी निक्सन शॉक की तरह ही एक दिन कोलैप्स हो सकता है। क्या 2030 तक क्रिप्टो या गोल्ड स्टैंडर्ड आएगा? देखते हैं इसको, पर उससे पहले आप पेट्रो डॉलर का जो सिनेरियो है वो समझिए। अब पेट्रो डॉलर की जो ये याच थी, उसको एक वर्ल्ड वॉर 2 की कन्वर्टेड शिप है यूएसएस मोफी, तो वहां पे ये शुरू होती है। लेकिन अगर हम इस कहानी के बैकग्राउंड में देखें, ये कहानी सिर्फ 1973 या 4 के बेस में नहीं थी, इसका बैकग्राउंड जाता है 1967 में। दरअसल 1967 के अरब इजराइल वॉर से ये सारा मामला शुरू होता है। तो ये 6 डे वॉर जो इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच हुआ, उसने मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमिक्स को बदल के रख दिया। अब 1967 के वॉर में यूएस और वेस्टर्न अलाइज ने इजराइल को सपोर्ट किया था, जिसके बाद अरब कंट्रीज का गुस्सा बढ़ गया, जिसके चलते हुए उन्होंने सोच समझकर अपनी ऑयल पॉलिसी को एक डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल पर अटैक किया, जो योम किपुर वॉर के नाम से जाना गया। लेकिन अपनी हार के बाद इस वॉर के रिस्पॉन्स में अरब ओपेक कंट्रीज ने यूएस और इजराइल के सपोर्टर्स के खिलाफ ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। ऑयल एक्सपोर्ट्स को टेम्परेरीली रोक दिया गया और सप्लाई में कमी के कारण ऑयल प्राइसेस 400% तक बढ़ गए।
इमेजिन करो एक अमेरिकन इंडस्ट्री को जो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए ऑयल पर डिपेंडेंट है। ऑयल के 4 गुना महंगा होने से उनका बिजनेस कॉस्ट ड्रामेटिकली बढ़ गया। इससे यूएस और यूरोप में हजारों इंडस्ट्रीज उस वक्त बंद होने की कगार पे आ गई। अब ऑयल एम्बार्गो का असर सिर्फ एनर्जी सेक्टर तक सीमित नहीं था। वेस्टर्न कंट्रीज में फूड प्रोडक्शन जो ऑयल बेस्ड फर्टिलाइजर्स और ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट था, उसका कॉस्ट भी स्काई रॉकेट कर रहा था। और यूएस यूरोप में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई टच कर गया। सुपरमार्केट्स में जो एसेंशियल आइटम्स के प्राइस थे वो बढ़ने लगे और लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी स्ट्रगल करने लगे। ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस का समय था जिसमें यूएस की डोमिनेंस पर सवाल उठने लगे। अब 1974 तक यूएसए ने यह समझ लिया था कि भाई अगर अपनी इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस बनाए रखनी है तो ऑयल ट्रेड को अपने कब्जे में करना ही होगा, जिसे वो सिर्फ डॉलर सेंट्रिक करके ही कर सकता था। अब इसी बैकड्रॉप में जब यूएसए ने देखा तो उसने पाया कि क्रूड ऑयल का सबसे मेजर प्लेयर सऊदी है। इसी के बीच में आता है अमेरिका का मास्टर स्ट्रोक। अब एंटर करते हैं हेनरी किसिंजर, अमेरिका के मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। 1974 में उसने सऊदी क्राउन प्रिंस फाहद को एक लग्जरी याच पर बुलाया। मीटिंग इतनी सीक्रेट थी कि सीआईए के एजेंट्स ने याच के क्रू मेंबर्स को भी बक कर दिया था। और यहां सऊदी के सामने एक डील रखी जाती। इस डील के मुताबिक सऊदी को यूएस मिलिट्री प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की गारंटी दी जाएगी। सऊदी अरेबिया को यूएस फाइनेंशियल मार्केट्स का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा। लेकिन आप सोचोगे कि भाई आखिर इतना सब सऊदी अरेबिया को क्यों? दरअसल इतने सब के बाद अमेरिका ने अपना वो पत्ता खोला जिसमें वो सऊदी अरेबिया से इन रिटर्न ये मांग रखता है कि भाई आज के बाद सऊदी पूरी दुनिया को ऑयल सिर्फ डॉलर्स में बेचेगा और उससे कमाए हुए डॉलर्स को, जिनको पेट्रो डॉलर्स का नाम दिया गया, वो आप हमारी वॉल स्ट्रीट में इन्वेस्ट करो। अब पता नहीं ऐसा हुआ या नहीं, बट ये सब पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि भाई शायद उस वक्त के जो क्राउन प्रिंस हैं फहद, उनने कहा होगा कि भाई यार डील तो अच्छी है लेकिन अगर हम नहीं माने तो शायद अमेरिका की तरफ से जवाब आया होगा कि भाई लीबिया की तरह रजीम चेंज भी हो सकती है। खैर, किसिंजर ने याच मीटिंग की सक्सेस के बाद शैंपेन पी थी और वहीं सऊदी प्रिंस ने कैमल मिल्क प्रेफर करा था। अब सऊदी अरेबिया ने पेट्रो डॉलर से ऑपरेशन सैंड पैलेस बनाया जो उनके रॉयल फैमिली के लिए एक सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटीज थी। तो भाई इस तरह से हुआ पेट्रो डॉलर सिस्टम का जन्म। आप इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो, पूरा गेम पलट दिया अमेरिका ने। इस डील के बाद सऊदी ने डॉलर ओनली ऑयल ट्रेड को एक्सेप्ट किया, बाकी ओपेक कंट्रीज ने भी इसको फॉलो किया। अब कोई भी देश ऑयल खरीदना चाहे तो उसे पहले डॉलर्स अर्न करना पड़ता था। मतलब इंडिया को ईरान से ऑयल लेना है तो भाई डॉलर चाहिए, जापान को सऊदी से तेल लेना है तो डॉलर चाहिए। और ये डॉलर्स कहां से आते थे? अमेरिका अपना प्रिंटर चला के दे रहा था और दुनिया के लोग मान भी जा रहे थे, क्योंकि किसी भी देश में बाइक से लेके कार और कार से लेके फैक्ट्री तेल पर ही चलेगी यार। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था जिसने हर कंट्री जो ऑयल इंपोर्ट करना चाहती थी उन्हें यूएस डॉलर्स की जरूरत बनाई और यही सिस्टम यूएस डॉलर की ग्लोबल डिमांड को आर्टिफिशियली हाई बनाता आ रहा है। पेट्रो डॉलर ने अमेरिका को तो सुपर पावर बना दिया, लेकिन बाकी दुनिया के लिए यह कर्ज बन के आया। ईरान ने जब इस बात को माना तो शाह पहलवी को यूएस का पपेट समझा गया और 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। ग्लोबल साउथ के देश डॉलर लोन्स में फंस गए। अर्जेंटीना, ब्राजील, सबका डेट डबल हो गया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती आई तेल बेचने वाले मुल्कों के सामने कि भाई अब इतने डॉलर्स इकट्ठे हो गए हैं तेल बेच बेच के, इनका करें क्या? अमेरिका बॉस लाइक, अरे भाई मैं हूं ना। सॉल्यूशन दिया, बोला मुझे पैसे चाहिए, आप मेरे यहां आओ, जो आपने डॉलर्स तेल बेच के कमाए हैं वो वॉल स्ट्रीट और G6 में इन्वेस्ट कीजिए। यानी गोल्ड से डॉलर को डीलिंक करके सऊदी से सिर्फ डॉलर में तेल बेचने को बोल के सबको डॉलर दिलवाया और वही डॉलर सऊदी से अपनी इकोनॉमी में री इन्वेस्ट करवाया। वाह! अब आप सोचेंगे कि वो कैसे? पेट्रो डॉलर सिस्टम के बाद ऑयल जो हर इकोनॉमी की लाइफलाइन था उसका ट्रेड एक्सक्लूसिवली यूएस डॉलर में होता था, जिससे दुनिया के हर कंट्री को ऑयल इंपोर्ट करने के लिए यूएस डॉलर की जरूरत थी। अब इसका मतलब ये था कि कंट्रीज को ऑयल खरीदने के लिए यूएस डॉलर अपने रिजर्व्स में रखना जरूरी था। लेकिन सवाल कि वो रिजर्व्स में रखने के लिए आएंगे कैसे? तो जब यूएस अपनी इकोनॉमी के लिए इंपोर्ट्स करता था, जैसे मिडिल ईस्ट से ऑयल या चाइना से गुड, तो वो पेमेंट यूएस डॉलर्स में करता था। ये डॉलर्स फिर वो कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया या चाइना अपने सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व्स में रखते थे, क्योंकि ऑयल ट्रेड और ग्लोबल ट्रांजैक्शंस के लिए डॉलर की जरूरत थी। अब जब वो कंट्रीज जिनके एक्सपोर्ट उनके इंपोर्ट से ज्यादा थे अपने रिजर्व में एक्सेसिव डॉलर्स इकट्ठा करके बैठ जाते, अब उसका वो करें क्या? तो कंट्रीज अपने डॉलर रिजर्व्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदने में इन्वेस्ट कर देते थे। ट्रेजरी बॉन्ड्स एक प्रकार का लोन होता है जो यूएस गवर्नमेंट लेती है और उन बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट पे किया जाता है।
अब आप इसके पीछे की आयरनी समझिए कि यूएस को जो ये पैसा अपने ट्रेड डेफिसिट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को फाइनेंस करने के लिए मिल रहा था, वो वही था जो उसने देशों को पेट्रो डॉलर और डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनवा के दिया था। यूएस की गवर्नमेंट और इकोनॉमी के लिए बाकी कंट्रीज डॉलर्स प्रोवाइड करते गए जो उसकी ही करेंसी है। जैसे सऊदी अरेबिया यूएस से ऑयल इंपोर्ट्स के बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न करता था, लेकिन उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए सेफ और प्रॉफिटेबल जगह चाहिए थी, इसलिए सऊदी अरेबिया के सेंट्रल बैंक ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदने शुरू कर दिए। इससे उनका पैसा सेफ रहा, यूएसए के लिए डेट और फाइनेंस भी होता गया। अब 2000s के दौरान यूएसए के साथ चाइना का ट्रेड सरप्लस, यानी कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा कर रहा था चाइना, इंपोर्ट्स कम थे, ये भी काफी हाई था। अब इससे चाइना के पास ट्रिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स रिजर्व इकट्ठा हो गए। चाइना ने उन रिजर्व्स का एक बड़ा हिस्सा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, जिससे यूएस का डेट फाइनेंस हुआ। आज जो लोग बोलते हैं या चाइना जो नैरेटिव बनाता है कि देयर इज अ डेथ ऑफ डॉलर, चाइना की खुद की हैवी इन्वेस्टमेंट है यूएस के G6 में, ये कैसे पॉसिबल होगा? अब इससे यूएस को बहुत फायदा हुआ। यूएस डॉलर की डिमांड होने की वजह से यूएस को अनलिमिटेड बोरोइंग का एडवांटेज मिला, जिससे उसने अपना जो क्लाउड था वो पूरी दुनिया में एक्सपैंड करा, अपने डिफेंस बजट को एक्सपैंड करता आया। इसी फाइनेंसिंग से वर्ल्ड को और वॉर्स बेचता गया, वॉर्स के बहाने वेपन्स बेचता गया, और जहां वॉर्स नहीं थी वहां पे वॉर्स को क्रिएट करता गया। अगर उनका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता था तो बाकी कंट्रीज हर बार उनका डेट फाइनेंस करने के लिए हमेशा रेडी रहती थी। अब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को दुनिया के सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स माना जाता है। पेट्रो डॉलर सिस्टम की वजह से इन बॉन्ड्स की डिमांड हमेशा हाई रहती है, जिसकी वजह से यूएस अपने लोन्स पर सारी कंट्रीज को लो इंटरेस्ट पे करता है। किस नाम से? AAA रेटेड सिक्योरिटीज। हर कंट्री को अपने रिजर्व्स में यूएस डॉलर रखने की जरूरत थी, जो उनकी इकोनॉमीज के लिए एसेंशियल था। इस वजह से यूएस का फाइनेंशियल और जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस बना रहा। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब यूएस इकोनॉमी को बेल आउट पैकेजेस की जरूरत थी, दुनिया की सब कंट्रीज ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स और डॉलर की डिमांड को कम नहीं होने दिया। दे वर लाइक, हम है ना। मिडिल ईस्ट के ऑयल एक्सपोर्टर्स और चाइना जैसे ट्रेड सरप्लस इकोनॉमीज ने यूएस को फाइनेंशियल सपोर्ट इनडायरेक्टली प्रोवाइड करा। फॉर एग्जांपल, 2023 तक चाइना के पास $870 बिलियन के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। 1974 में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी विलियम साइमन सीक्रेटली सऊदी गया और उनके ऑयल रिजर्व्स को यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने को कन्विंस करा, जिसकी वजह से आज तक सऊदी अरेबिया का $120 बिलियन का यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है। और ऐसे में चाइना के शी जिनपिंग का नारा कि भाई डी-डॉलराइजेशन होगा ही होगा, आपको लगता है हो पाएगा? अब इस ऑयल ट्रेड और डॉलर के जरिए यूएसए ने अपना इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस बनाए रखा, और इसको बनाने के लिए हिस्ट्री हमें बताती है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए 2000 के आसपास इराक के लीडर सदाम हुसैन ने ऑयल ट्रेड के लिए यूएस डॉलर की बजाय यूरो को चुन लिया। उसने ऑयल यूरो में बेचना शुरू कर दिया। ये यूएसए के लिए एक बड़ी चैलेंज था, क्योंकि अगर और करेंसीज में ऑयल ट्रेड होता तो डॉलर की डिमांड गिर सकती थी। तो 9/11 के बाद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की आड़ में एक फेक नैरेटिव बना के इराक वॉर को शुरू किया गया, जिसमें यूएसए ने सदाम हुसैन के ऑयल ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश की और इराक को वापस पेट्रो डॉलर सिस्टम में लाया। अगर आपको इसकी और डिटेल जाननी है तो हमने परसों एक वीडियो बनाया था कि हाउ अमेरिका इज सेलिंग द वॉर्स, अमेरिका कैसे वेपन्स बेचता है। आप उस वीडियो से इसको ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। अब इसी तरह ईरान ने भी ऑयल ट्रेड के लिए ऑल्टरनेटिव करेंसीज को प्रमोट करना शुरू किया। ईरान ने अपने ईरानियन ऑयल बोर्ड्स को लॉन्च किया, जिसमें ऑयल ट्रेड के लिए यूरो और येन जैसी करेंसीज का इस्तेमाल होने लगा। ये मूव्स पेट्रो डॉलर सिस्टम के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गए। चाइना और रशिया का चैलेंज, आजकल चाइना और रशिया पेट्रो डॉलर सिस्टम को वीकन करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना ने अपना युआन बेस्ड ऑयल ट्रेडिंग सिस्टम शुरू किया है, रशिया युआन और रूबल में ऑयल ट्रेड करने लगा है। इमेजिन एक चाइनीज बिजनेसमैन, जिसका नाम आप मान लो ली है, जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और पेमेंट डॉलर की बजाय युआन में कर रहा है। ये मूव्स पेट्रो डॉलर सिस्टम के डोमिनेंस को एक डायरेक्ट चैलेंज पहुंचा रही हैं। लेकिन अभी भी काफी कंट्रीज ऐसी हैं जो यूएस डॉलर में ही ऑयल ट्रेड करती हैं। तो अगर हम इसको देखें तो पेट्रो डॉलर की जो लेगेसी है, वो पेट्रो डॉलर सिस्टम का जन्म एक इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक था, जिसमें यूएसए ने ऑयल ट्रेड को डॉलर सेंट्रिक बना के अपनी करेंसी की डिमांड और ग्लोबल पावर को बनाए रखा। 1967 के अरब इजराइल वॉर, 1973 के ऑयल क्राइसिस और 1974 के यूएस सऊदी सीक्रेट डील ने इस सिस्टम की फाउंडेशन रखी। आज भी चाहे इराक और ईरान के चैलेंजेस हों या रशिया और चाइना के अटेम्प्ट्स, पेट्रो डॉलर सिस्टम दुनिया की जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी का एक पावरफुल पिलर है, जो यूएसए को इकोनॉमिक पावर हाउस बनाए रखे। अब इसके बाद एक और फुल प्रूफ मैकेनिज्म, ये जो हमने सारी स्टोरी लाइन करी, इसके साथ साथ चलता आ रहा है, और वो है ब्रेटन वुड्स के इंस्टीट्यूशंस।
जिसको डॉलर का एक गोल्डन हैंडकफ बोला जाता है। तो ब्रेटन वुड के इंस्टीट्यूशंस, मेनली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का असल कनेक्शन कॉलोनियल एरा से शुरू होता है। तो दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोपियन एम्पायर्स धीरे धीरे अपने एंड की तरफ बढ़ने लगे और 1950s, 60s, 70s तक नियो कॉलोनियलिज्म और डीकोलोनाइजेशन का दौर शुरू हो गया। आज भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कुछ हद तक वही नियो कॉलोनियल पॉलिसी को फॉलो करते हैं। अब उसे याद कीजिए, ब्रिटेन के सुपर इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक ऑल्टरनेटिव करेंसी बैंकॉर को प्रपोज किया था जिसे कोई भी देश डोमिनेट ना कर सके, लेकिन अमेरिका ने इसे रिजेक्ट कर दिया था कि भाई डॉलर ही किंग रहेगा। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि अमेरिका को उसमें वीटो पावर मिले। आईएमएफ के लोन्स जो हैं वो डॉलर में ही दिए जाते थे और कंट्रीज को अपना एक्सचेंज रेट डॉलर के हिसाब से सेट करना पड़ता था। इससे डॉलर की ग्लोबल डिमांड आर्टिफिशियली हमेशा हाई बनी रहती थी। उसके बाद इन्होंने चलाया डॉलर का चैरिटी ट्रैप। 1948 में, जो मार्शल प्लान की बात कर रहे थे, 1948 में अमेरिका ने यूरोप को 13 बिलियन का मार्शल प्लान दिया। पर यूरोप के लिए यह हेल्प एक ट्रोजन हॉर्स जैसा था। यूरोप को कहा गया कि भाई सारा पैसा डॉलर में लेना होगा और यूएस फैक्ट्री से गुड्स खरीदने होंगे। एग्जाम्पल के लिए जर्मनी ने अपनी यूशमार्क 1948 में इंट्रोड्यूस की, लेकिन मार्शल प्लान के फंड से यूएस मशीन्स और स्टील खरीदता था। नतीजा क्या हुआ? यूरोप की रिकवरी डॉलर डिपेंडेंट हो गई। यूरोपियन देश कौन सा कम थे? मार्शल प्लान के 20% फंड्स का इस्तेमाल वो यूरोप की कॉलोनीज जैसे कि वियतनाम, अल्जीरिया, उनको कंट्रोल करने के लिए करने लगे, जिससे जो डॉलर का क्लाउड था वो और फैलने लगा। फ्रांस ने अल्जीरिया में टॉर्चर कैंप्स फंड करने के लिए मार्शल प्लान के पैसे का यूज किया। उसके बाद 1971 में निक्सन शॉक के बाद जब डॉलर की वैल्यू गिरने लगी तो अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ जो सीक्रेट ऑयल की डील करी थी कि ऑयल को डॉलर में बेचो, हम तुम्हें गन्स और प्रोटेक्शन देंगे, उसने इस मामले को रेटिफाई कर दिया। अब सऊदी अरेबिया ने अपना ऑयल एक्सक्लूसिवली डॉलर में बेचना शुरू करा, तो आईएमएफ ने ग्लोबल साउथ को डॉलर रिजर्व्स एक्यूमुलेट करने के लिए बोल दिया ताकि वो ऑयल इंपोर्ट कर सके। इस नैरेटिव में कि आपको ऑयल खरीदना है सऊदी से, ऑयल से आपकी इंडस्ट्री चलेगी, अगर आपके पास डॉलर नहीं होगा तो ऑयल नहीं खरीद पाओगे, अपने रिजर्व्स में ऑयल रखिए सो दैट यू आर इकोनॉमिकली सेफ। इसमें मैं आपको चिली की केस स्टडी बताता हूं। आईएमएफ ओरिजिनली बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के इश्यूज डील करने के लिए बनाया गया था, और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स और आइडियोलॉजी का मैटर नहीं है, ये क्रिमिनलिटी का मैटर भी है। जॉन पर्किंसंस की मैं एक किताब पढ़ रहा था, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, उसमें इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यूएस की ऑफिशियल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ साथ अंडर द टेबल बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स भी होती हैं, जैसे चिली में 1973 का कू सपोर्ट करना, ब्लैकमेल, करप्शन और ब्राइबरी। पॉकिंस ने उस किताब में दिखाया है कि भाई कैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस असल में कॉलोनियल टूल्स हैं जो कंट्रीज को अनपेबल डेट में फंसाकर उनका वेल्थ ग्लोबल नॉर्थ की तरफ साइफन ऑफ करते रहते हैं और बाद में ड्रेन करते रहते हैं। 1973 में चिली में मिलिट्री कू होने में यूएसए का काफी बड़ा रोल था। उस वक्त सल्वाडोर अलेंडे चिली के सोशलिस्ट प्रेसिडेंट थे जो इकोनॉमी को नेशनलाइज कर रहा था और काफी रिफॉर्म्स भी ला रहा था। ये चीजें यूएसए के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के खिलाफ थी, क्योंकि अलेंडे का सोशलिस्ट अप्रोच और सोवियत यूनियन के साथ रिलेशंस यूएसए को खटक रहे थे। अब यूएसए ने कोवर्ट ऑपरेशंस के जरिए अलेंडे को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी। सीआईए ने ओपोजिशन को सपोर्ट करा, स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट को फंड करा और मिलिट्री के कुछ ऑफिशियल्स को इनकरेज किया ताकि वो अलेंडे के खिलाफ खड़े हो सकें। 11 सितंबर 1973 को जनरल ऑगस्टो पिनोशे ने मिलिट्री कू लीड किया और अलेंडे की गवर्नमेंट को हटा दिया गया। इस कू के दौरान अलेंडे ने खुद को मार दिया या शायद उनकी असैसिनेशन हुई, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन उसके बाद चिली में पिनोशे की अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप शुरू हुई। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी इनडायरेक्टली इस कू को सपोर्ट करा। अलेंडे के दौरान इन इंस्टीट्यूशंस ने चिली की इकोनॉमी को फाइनेंशियल हेल्प देने से मना कर दिया था या उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट पॉलिसीज भी लगा दी थी जो इकोनॉमिक प्रेशर और डिस्टेबलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन पिनोशे की पावर में आने के बाद ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने चिली को लोन्स और फाइनेंशियल एड देना तुरंत शुरू कर दिया। ये इंस्टीट्यूशंस ने पिनोशे के नियो लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सपोर्ट करा जो प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को चिली के अंदर इंक्रीज कर रहे थे। इस तरह से यूएस की कोवर्ट ऑपरेशंस और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने चिली के अलेंडे की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को वीकन करने और पिनोशे के अथॉरिटेरियन रूल को स्ट्रेंथन करने में बड़ा रोल प्ले करा। अब इन सब चक्करों में 1982 में मैक्सिको डिफॉल्ट हुआ। आईएमएफ ने बेल आउट दिया, लेकिन शर्तें थी कि भाई प्राइवेटाइज करो। मैक्सिको ने अपनी नेशनल ऑयल कंपनी पेमेक्स को फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए खोल दिया। ऑस्टेरिटी, स्कूल फंडिंग को 50% कट करो। लोन रिपेमेंट, बोला लोन को आप डॉलर में चुकाइए, जिसके लिए आप अपने ऑयल को डॉलर में बेचना शुरू कीजिए जहां से आपके पास डॉलर आएगा। लेकिन इस सब के बाद वहां पे क्या आया? हाइपर इन्फ्लेशन।
1989 में अर्जेंटीना में, जो मैं आपको पहले बात बता रहा था, एक पीसो $1 से पेग किया गया, लेकिन 2001 तक पीसो का वैल्यू फिर 75% गिर गया। आईएमएफ ने 2001 में 40 बिलियन का लोन दिया और फिर उन्हें डॉलर्स के ट्रैप में फंसा दिया। 1997 में थाईलैंड का जो बाहत करेंसी था उसका क्रैश हुआ। आईएमएफ ने $40 बिलियन का पैकेज दिया, लेकिन शर्तें क्या थी? फॉरेन बैंक्स को खोलो। साउथ कोरिया की जो सैमसंग है, हुंडई के शेयर्स हैं, वो फायर सेल में यूएस हेज फंड्स को बेचे गए। वेज कट्स, इंडोनेशिया में मिनिमम वेजेस 50% तक घटा दिए गए। और इसका एक काउंटर दिखाता हूं। मलेशिया ने आईएमएफ की एडवाइस को इग्नोर करके कैपिटल कंट्रोल्स लाए और 2005 तक रिकवर भी कर लिया। आईएमएफ ने बाद में खुद माना कि मलेशिया ने जब हमारी बात नहीं मानी थी तो उसने भाई सही किया था। स्ट्रेंज। तो आपने फिर गलत सजेशन बाकी मुल्कों को क्यों दिया? 2008 में यूएस बैंक्स के गैम्बलिंग से ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हुई। आईएमएफ ने $500 बिलियन का पैकेज दिया, लेकिन 90% पैसा यूएस बैंक्स को गया। फिर भी ग्रीस जैसे देशों से कहा कि भाई ऑस्टेरिटी लाओ, डॉलर रिजर्व्स बढ़ाओ। ग्रीस ने अपने एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, जर्मन कंपनीज को बेचे और पेंशन्स में 40% कट किया। किस लिए? सिर्फ डॉलर के डेट्स चुकाने के लिए। अब 2008 से 2022 तक डेवलपिंग कंट्रीज का डॉलर डेट 3 ट्रिलियन से बढ़कर 12 ट्रिलियन हो गया है। अब इस सब कॉन्टेक्स्ट में इस नियो कॉलोनियलिज्म 2.0 को काउंटर करने के लिए राइज हो रहा है ब्रिक्स का। आज ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आईएमएफ का डेट ट्रैप अभी भी जिंदा है। जैसे कि 2022 श्रीलंका, आईएमएफ ने 3 बिलियन का डेट दिया। पाकिस्तान 2023 1.1 बिलियन का 2023 में डेट दिया। आईएमएफ ने जाम्बिया को $1.3 बिलियन का लोन दिया। डॉलर हेजीमनी का ये इन्फिनाइट लूप अभी भी चल रहा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का काम है डॉलर को टू बिग टू फेल बनाना। हर क्राइसिस के बाद कंट्रीज को डॉलर में ही हेल्प मिलती है। उनकी इकोनॉमी यूएस एक्सपोर्ट्स और फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े रहते हैं। जब तक दुनिया डॉलर इज इक्वल टू स्टेबिलिटी मानती रहेगी, तब तक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का इकोनॉमिक हिटमैन गेम चलता रहेगा और हम सब इसके विलिंग होस्टेजेस बनकर रह जाएंगे। क्योंकि स्टार्ट्स के मुताबिक डॉलर डोमिनेट्स 88% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। आईएमएफ की 2023 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 59% कंट्रीज प्रेजेंटली डॉलर डेट डिस्ट्रेस में है। 80 सालों से डॉलर दुनिया का बॉस करेंसी बना हुआ है, लेकिन ब्रिक्स नेशंस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीकन्स इसकी मोनोपोली तोड़ने के लिए अभी प्रेजेंटली कुछ पिछले सालों में एक मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। 2024 तक 59% ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व्स डॉलर में है, लेकिन 2001 के 72% के पीक से यह नंबर डेफिनेटली गिर चुका है। सवाल यह है कि ब्रिक्स का यह फाइनेंशियल रेबिलियन क्या सफल होगा या डॉलर अपने आखिरी गेम में एक और कमबैक करेगा? चलिए आज हम इस फाइनेंशियल कोल्ड वॉर के एक और पहलू को भी एक्सप्लोर करते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने डेवलपिंग कंट्रीज पर अपना कंट्रोल कैसे बनाया? देखो, लोन देना इनका काम है, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रेशर भी बढ़ाया जाता है। 2003 में आईएमएफ ने जितने भी लोन्स दिए उसमें से 90% लोन्स डॉलर बेस्ड थे और लोन के अगेंस्ट आईएमएफ फ्यूल सब्सिडीज हटाओ, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज करो, इनका जो रिफॉर्म पैकेज है उनको इन्वॉल्व करवाता रहता है। इजिप्ट को $3 बिलियन का लोन मिला, पर कंडीशन क्या थी? फ्यूल सब्सिडीज खत्म करो। रिजल्ट क्या हुआ? इन्फ्लेशन और सिविल अनरेस्ट बढ़ गया। अब ब्रिक्स कंट्रीज इसके जवाब में अपने कुछ हथियार लेके आई है। जैसे सबसे पहला एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसने अब तक $30 बिलियन के लोन दिए हैं, जिसमें से 30% लोन्स लोकल करेंसीज में है। ब्राजील को एनडीबी से ₹1 बिलियन का लोन मिला, जो उसने रशिया से पोटाश इंपोर्ट करने में यूज किया, कंप्लीटली बाईपासिंग द डॉलर। कीनिया ने 2023 में चाइना से 500 मिलियन लोन युआन में लिया, जो डॉलर इंटरेस्ट रेट्स के मुकाबले 2% कम था। अब ऐसे में जो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं रघुराम राजन, उनका कहना है कि देखो, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स और हाई इंटरेस्ट लोन्स ने डेवलपिंग इकोनॉमिक्स को एक्सप्लॉइट किया है, लेकिन ब्रिक्स का सिस्टम अभी एक्सपेरिमेंटल है। अगर रीपेमेंट डिफॉल्ट हुए तो ब्रिक्स बैंक का ट्रस्ट भी टूट सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूं उनका ये क्यों कह रहे हैं वो ये। जैसे चाइना का बीआरआई का डेट ट्रैप है। अब जाम्बिया ने 2023 में बीआरआई से $6 बिलियन का कर्ज लिया, चाहे वो जिस भी करेंसी में, लोकल करेंसी में था, लेकिन 2024 तक जाम्बिया डिफॉल्ट कर गया। चाइना ने इसके रिस्पॉन्स में कॉपर माइंस का कंट्रोल उससे ले लिया। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रिक्स को ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, क्योंकि अगर ब्रिक्स भी उन्हीं मोटिव्स पे जाएगा, फिर लोग ब्रिक्स को भी नियो कॉलोनिस्ट 2.0 की तरह परसीव करेंगे। दूसरा पॉइंट नंबर 2, डॉलर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व। आज भी 59% रिजर्व्स डॉलर में है, पर ब्रिक्स ने अपना प्लान बी शुरू कर दिया है और वो है गोल्ड। अभी आपने खबर सुनी होगी कि आरबीआई इतना गोल्ड वापस मंगा रहा है। अब चाइना ने 2023-24 में 1000 टन गोल्ड खरीदा, दुनिया का 30% टोटल गोल्ड माइनिंग आउटपुट। अब इंडिया ने अपने $640 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स में आरबीआई के थ्रू 200 टन गोल्ड ऐड किया। रशिया के रिजर्व्स का 25% गोल्ड है, दुनिया के टॉप 5 गोल्ड शेयर होल्डर्स में आता है वो।
सऊदी अरेबिया और यूएई भी ब्रिक्स कंट्रीज जैसे युआन और गोल्ड बेस्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स में शामिल हो रहे हैं। तो इन सबसे क्या होगा कि जो पेट्रो डॉलर है और डॉलर का डोमिनेंस है वो थ्रेट में आ जाएगा। जैसे अगर हम तेल की दुनिया की बात भी करें तो रशिया ने ईरान से 12 मिलियन बैरल ऑयल्स गोल्ड के बदले खरीदा, डॉलर कट ऑफ। इंडिया यूएई से 1 मिलियन बैरल पर डे रुपी में खरीद रहा है, ये 2024 की डील है। ब्राजील ने चाइना को सोयाबीन युआन में बेची, तो ये एक ट्रेड का नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। सऊदी ने 2024 में 12% ऑयल युआन और यूरो में बेचना शुरू किया। अब गोल्डमैन सैक्स का ये एनालिसिस कहता है कि अगर ब्रिक्स और मिडिल ईस्ट का 10% ऑयल ट्रेड डॉलर से हट गया तो डॉलर रिजर्व शेयर 5% और गिर सकता है। इसीलिए इस चीज को यूएसए ने भी काउंटर करते हुए इंडिया को 10% डिस्काउंट पे डॉलर में ऑयल दिया। ये चल रहा है जियोपॉलिटिक्स का नया खेल। अब अगला मुद्दा है पॉइंट नंबर 3, क्रिप्टो वर्सेस सीबीडीसी का। ECNY अब $400 बिलियन का जो मार्क है उसको क्रॉस कर गया है। 2.5 मिलियन मर्चेंट्स चाइना में इस पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंडिया का यूपीआई भी है, उसका भी ग्लोबल एक्सपेंशन हो गया है। फ्रांस हो गया, यूएई हो गया, वहां पे ये लॉन्च हो गया है। इंडिया सिंगापुर का जो रियल टाइम पेमेंट लिंक है वो भी एस्टैब्लिश हो गया है। ब्रिक्स करेंसीज ने अपना क्रिप्टो लॉन्च करा है। रशिया ने 2024 में गोल्ड बैक्ड क्रिप्टो प्रपोज करा। अब ये सब भी डॉलर को काउंटर बैलेंस करने में मदद करेंगे। लेकिन चैलेंज ये है कि अफ्रीका में जहां आज भी 60% लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, ब्रिक्स डिजिटल करेंसीज कैसे रीच होंगी। हेंस हमें साथ साथ ऑफलाइन सीबीडीसी वॉलेट्स पे भी काम चालू रखना होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है ब्रिक्स का क्लाइमेट फाइनेंस में ग्रीन गैम्बिट। ब्रिक्स ने $50 बिलियन के ग्रीन प्रोजेक्ट्स को 2024 में फंड किया। एनडीबी ने साउथ अफ्रीका को $2 बिलियन अमाउंट इक्विवेलेंट विंड एनर्जी लोन उसकी लोकल करेंसी में दिया। चाइना ने ब्राजील को $5 बिलियन इक्विवेलेंट सोलर टेक्नोलॉजी की पेमेंट जो है वो युआन में कराई। इंडिया ने ग्लोबल साउथ को ग्रीन हाइड्रोजन रुपी में ऑफर किया। अब ये सब चीजें क्लाइमेट और एनर्जी को साथ में जोड़ना। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रिक्स अगर ग्रीन लोन्स को डॉलर से अलग करे और फिर जितनी भी ये क्लाइमेट वाली मीटिंग्स होती हैं कॉप्स, उनमें उसकी नेगोशिएशन पावर को बढ़ाए तो कॉप में अफ्रीका, स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट जो वहां पे पैसे वगैरह फंडिंग मांगते रहते हैं, इन जैसे नेशंस को फंडिंग या लोन्स में पैसा देके ब्रिक्स की जो करेंसी है उसकी पेनिट्रेशन वर्ल्ड वाइड बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ब्रिक्स में अपनी इंटरनल फॉल्ट लाइन्स हैं। एग्जाम्पल के लिए जो इंडिया और चाइना का टेक वॉर चलता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने काफ़ी चाइनीज ऐप्स को बैन करा। उसके बाद चाइना ने भी बोला कि भाई हम ह्यूमन कैपिटल को ट्रेन करने के लिए इंडिया में अपने बंदे नहीं भेजेंगे। उसके बाद ब्राज़ील का जो रियल और इंडिया का रुपी है 2024 में वो 10% गिरा। गोल्ड रिजर्व्स होने के बावजूद ये वॉलेटिलिटी कम नहीं हुई। तो ब्रिक्स के पास अपने काफ़ी चैलेंजेस हैं। चाइना का जो 150 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है ब्रिक्स के साथ, इंडिया ब्राज़ील को हमेशा जो डेफिसिट में रखता है। अब इससे जितनी भी ब्रिक्स वाली करेंसीज हैं उनको युआन इंपीरियलिज्म का भी डर हो सकता है। अगला एक लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी है। डॉलर का अगर आप डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो तो वो $7.5 ट्रिलियन है, जबकि युआन सिर्फ $500 बिलियन ही हैंडल करता है। अगर ब्रिक्स को डॉलर का अल्टरनेटिव बनाना है तो अपनी करेंसीज को फ्रीली ट्रेडेबल और लिक्विड बनाना होगा। लेकिन इस सब में अगर ब्रिक्स ट्राई कर भी रहा है तो डॉलर जो इतने सालों से बैठा है उसका जो मालिक है वेस्ट, दैट इज ऑल्सो कमिंग टू फाइट अस बैक। अब वेस्ट ने ब्रिक्स को रोकने के लिए कई टूल्स का यूज किया। यूएसए ने टर्की को F-16 ऑफर किए डॉलर में ऑयल खरीदने के बदले। ईयू ने डिजिटल यूरो लॉन्च करा। उसके बाद उसने रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए, रशिया को स्विफ्ट से बैन करा। लेकिन उसके बाद जब रशिया अपने ऑल्टरनेटिव्स लेके आया भी तो उसके बावजूद 70% ग्लोबल ट्रेड आज के टाइम के ऊपर स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से ही हो रहा है। तो 2024 डॉलर के लिए एक वेकअप कॉल डेफिनेटली था। 43 कंट्रीज ब्रिक्स ज्वाइन करने को तैयार हैं। इजिप्ट, इथियोपिया ये सब हेडलाइन बना रहे हैं, राइट। अब इन सब के बीच में अमेरिका अपना सबसे बड़ा वेपन लेके आता है और वो है इकोनॉमिक सैंक्शंस, जो कि डॉलर की ग्लोबल हेजेमनी या डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करते हैं। 2024 तक दुनिया की 30% कंट्रीज यूएस सैंक्शंस के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट में आ चुकी है। रशिया, ईरान, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया लिस्ट के टॉप पर है। पर यह सिस्टम काम कैसे करता है? देखो, सबसे पहले यूएस के पास स्विफ्ट में मोनोपोली है। 2012 में यूएस ने ईयू के साथ मिलकर ईरान को स्विफ्ट से डिस्कनेक्ट कर दिया था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? ईरान के जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं वो 80% गिर गए। 2022 में रशिया के 7 मेजर बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से बैन कर दिया गया यूक्रेन वॉर के बाद, जिससे रशिया इंपैक्ट हुआ। उसके बाद जब हम इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात करते हैं तो अगर कोई कंट्री किसी यूएस सैंक्शन नेशन के साथ डॉलर में ट्रेड करे तो वो भी ब्लैकलिस्ट हो सकती है।
ऐसा है यूएस की सैंक्शंस में। जैसे 2020 में चाइना की एक शिपिंग कंपनी थी जिसका नाम है कॉस्को, तो भाई उसने ईरान के ऑयल को इंपोर्ट कर लिया, जिसके बाद उसको $1 बिलियन का फाइन भरना पड़ा। उसके बाद ऑयल और गोल्ड जैसी कमोडिटीज के ट्रेड में डॉलर डिफॉल्ट करेंसी है यार। 2023 तक दुनिया का 80% ग्लोबल ऑयल ट्रेड डॉलर में ही होता है। सैंक्शंस का जो असली मकसद है वो डॉलर डिपेंडेंसी को मेंटेन करना है। अगर ईरान ऑयल युआन या रूबल में बेचना शुरू करे या इंडिया रशिया रूपी रूबल में ट्रेड करे तो डॉलर की मोनोपोली खतरे में आ जाएगी, जिसे रोकने की जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो पुरजोर कोशिश करता रहता है और बाकी नेशंस उसके अगेंस्ट काम करते रहते हैं। जैसे डॉलर को बाईपास करने के लिए रूपी रियाल ट्रेड, युआन रूबल ट्रेड, लोकल ट्रेड एक्सपेरिमेंट्स होते ही रहते हैं। अब सैंक्शंस के इस इकोनॉमिक स्ट्रेंगल होल्ड को कैसे तोड़ रही हैं कंट्रीज? तो इसका जवाब है बायलैटरल करेंसी ट्रेड्स और बार्टर सिस्टम्स। इंडिया ईरान रूपी रियाल ट्रेड। इंडिया का चाहबार पोर्ट प्रोजेक्ट $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। रीजनल कनेक्टिविटी और सैंक्शंस बाईपास करने का ये एक स्ट्रैटेजिक गेटवे है। ईरान के साथ ऑयल और ड्राई फ्रूट्स रूपी में खरीदता है इंडिया। 2024 तक $2 बिलियन का ट्रेड हुआ, कंप्लीटली बाईपासिंग द यूएस सैंक्शंस। बार्टर सिस्टम का राइवल, इंडिया ने राइस, मेडिसिन, टी दिया और ईरान से ऑयल लिया, डॉलर का जीरो रोल रहा। उसके बाद इंडिया रशिया रूपी रूबल ट्रेड। यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया ने रशिया से 40% क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स रूपी रूबल सेटलमेंट के थ्रू किया। 2024 तक ये $50 बिलियन प्लस का ट्रेड था, जिसको वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो अकाउंट से होल्ड करा गया। इंडियन बैंक्स लाइक एसबीआई ने रशियन बैंक्स के साथ रूपी रूबल अकाउंट्स एस्टैब्लिश किए, जहां डायरेक्ट करेंसी सेटलमेंट हो रहा है। अब इसका चैलेंज ये है कि रशिया के पास एक्स्ट्रा रुपीस का $8 बिलियन का सरप्लस हो चुका है, जिससे वो इंडिया से अभी खरीदे तो खरीदे क्या। अब मशीनरी और फार्मा इंपोर्ट शुरू हो चुके हैं, बट इम्बैलेंस अभी भी परसिस्ट कर रहा है। तो ये है भाई आज तक भी डॉलर की डोमिनेंस। अगला है चाइना रशिया युआन रूबल ट्रेड। 2023 में चाइना और रशिया का 200 बिलियन बायलैटरल ट्रेड हुआ, जिसमें से 90% ट्रांजैक्शंस युआन और रूबल में हुई। रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस के बदले चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल गुड सप्लाई कर रहा है और इससे भी डॉलर साइडलाइन हो रहा है। अगला है यूएई इंडिया दिरहम रूपी कॉरिडोर। जुलाई 2023 में इंडिया यूएई ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग दिरहम रूपी ट्रेड सेटलमेंट साइन किया, जिसमें बायलैटरल ट्रेड का 35%, जिसमें कि जेम्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ऑयल है, उसको लोकल करेंसीज में ही किया जाएगा। रियल टाइम पेमेंट्स के लिए यूएई का आनी और इंडिया का यूपीआई इंटीग्रेट किया गया है। सिर्फ 3 सेकेंड्स में सेटलमेंट हो जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों से देयर आर चैलेंजेस ऑफ डी डॉलराइजेशन इन बायलैटरल ट्रेड्स, क्योंकि जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं ये अपने चैलेंजेस से खुद ही जूझ रही हैं। जैसे कि रशिया के पास 2024 तक $8 बिलियन जो मैंने आपको बताया कि क्यूमुलेट हो गए हैं, तो भाई उससे वो इंडिया का करे तो करे क्या। ये इम्बैलेंस डॉलर के अगेंस्ट एक मेजर हर्डल बन जाता है। दूसरा, रूबल ने 2024 में 20% का वैल्यू लॉस किया, जिस वजह से इंडिया के लिए जो ऑयल है वो कॉस्टलियर हो गया, तो ये उसका दूसरा चैलेंज है। तीसरा, इन सब करेंसीज की जो भी ये बायलैटरल ट्रेड हो रही है तो 2 देशों में तो ठीक है, लेकिन वर्ल्ड ओवर इन करेंसीज की जो ग्लोबल डिमांड है वो बहुत लिमिटेड है। जैसे कि पाकिस्तान और रशिया का जो वीट फॉर रूबल एक्सपेरिमेंट 2023 में था वो फेल हो गया, क्योंकि रशिया को पाकिस्तान से कुछ लेना ही नहीं था। तो बैलेंस ट्रेड डिमांड होना जरूरी है यार। अगला अगर बात करें तो ब्रिक्स नेशंस अभी तक एक कॉमन सेटलमेंट फ्रेमवर्क नहीं डेवलप कर पाए हैं, जिससे डी डॉलराइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो स्लो हो गई है। और इसी के कंटेक्स्ट में दुनिया भर में डी डॉलराइजेशन का मूवमेंट मोमेंटम गेन नहीं कर रहा है। अब ब्रिक्स कंट्रीज कॉमन करेंसी प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहे हैं, जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम के साथ आएगा, लेकिन ये कब आता है, कितनी जल्दी हो पाता है, उसको देखना एक अपने आप में चैलेंजिंग टास्क होगा। उसके बाद सऊदी अरेबिया और चाइना का ऑयल ट्रेड 12% युआन बेस्ड सेटलमेंट पे शिफ्ट हो चुका है। अब अगर हम आसियान की भी बात करें तो कंट्रीज जैसे कि थाईलैंड और इंडोनेशिया हैं, उन्होंने रीजनल करेंसी नेटवर्क एस्टैब्लिश किए हैं, जिसमें बात और रिंगत का डायरेक्ट ट्रेड किया जा रहा है। लेकिन टाइम टू टाइम ये चीज़ें बहुत स्लो हो रही हैं, और इस स्लो को करने के लिए या काउंटर करने के लिए यूएस अपने काउंटर मेजर्स के लिए अग्रेसिवली तैयार बैठा है। जैसे कि टेक सेक्टर या डिफेंस की बात करें, चिप्स एक्ट 2022 के अंदर सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करके चाइना को वीकन कर दिया उसने। 2024 में यूएसए ने टर्की को F-16 जेट्स का डिस्काउंटेड डील दिया, रीजनल अलायंसेस स्ट्रॉन्ग कर दिया और उन्हें बोला कि भाई जो ऑयल है आप उसको डॉलर में ट्रेड करिए। लेकिन क्या ये काफ़ी है? लेकिन इन सब में फाइनल सवाल ये उठता है कि भाई क्या ये सब काफ़ी है? तो देखो, डॉलर की ग्लोबल रिजर्व शेयर 2001 के 72% से गिरकर 2024 में 57% पर आ गई है। और बायलैटरल ट्रेड की अगर हम ये लोकल करेंसीज की बात करें तो ये $580 बिलियन तक पहुंच चुकी है, 300% ग्रोथ सिंस 2020। हेंस डी डॉलराइजेशन की अगर हम बात करें तो ये एक स्लो और स्टेडी मूवमेंट है, जिसमें ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ का रोल पिवटल रहेगा। लेकिन इसका सक्सेस डिपेंड करेगा एक यूनिफाइड ट्रेड सिस्टम और करेंसी बैलेंस पे। क्या हम एक न्यू फाइनेंशियल कोल्ड वॉर के दौर में आ गए हैं? ये बैटल अब सिर्फ ट्रेड या सैंक्शंस का नहीं, बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का भी है।
और इसमें मुझे लगता है कि शायद सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा यूएसए का मिडिल ईस्ट रिलेशंस, क्योंकि जो ऑयल का दर्जा 20th सेंचुरी में था वो दर्जा 21st सेंचुरी में नेचुरल गैस का है। इसी वजह से बातें ये भी हो रही हैं कि शायद अभी इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स हमें जो यूनाइटेड स्टेट्स का शिफ्ट है वो सऊदी से हट के ईरान पे दिखेगा, क्योंकि ईरान के पास नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं जो 21st सेंचुरी में वर्ल्ड को चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पे जो रिलीजियस लीडर हैं उनके वहाँ पे लोग भी इतना बोला जा रहा है कि जब आप आर्टिकल्स वगैरह वहाँ के पढ़ते हो तो पीपल आर नॉट हैप्पी विद द रिलीजियस लीडर। अब वहाँ पे जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, शायद जब उसका वो पावर शिफ्ट होता है, उसके हाथ में पावर आती है, तो वो माइट सी दैट ईरान एंड यूएसए गेटिंग क्लोजर, राइट। तो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आगे जाके डॉलर की हेजेमनी रहती है या व्हाट हैज टू बी द नेक्स्ट करेंसी फॉर द वर्ल्ड। बट इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? डू मेंशन इन द कमेंट्स। दैट वाज एनालिसिस फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। कोई और एस्पेक्ट आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।